क्या अगर आपको पिछले कुछ महीनों से ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है या पिछले कुछ वीक से आपको कब्ज़ की समस्या हो रही है, जबकि आपको पहले कभी कब्ज़ की समस्या नहीं थी और अभी ना ही कोई ऐसा आपका बाहर का फ्रीक्वेंट कोई ट्रैवलिंग हो रहा है, ना ही कोई आपने ऐसा खाने में कोई बहुत ज़्यादा चेंज किया है, कोई फाइबर लेना कम किया हो या फिर कोई ऐसी टैबलेट भी नहीं ले रहे, फिर भी अगर पिछले कुछ वीक्स या मंथ से रिसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो क्या नहीं लगता आपको ये कुछ सीरियस भी हो सकता है या कोई अंडरलाइंग बीमारी भी हो सकती है सिंपल कॉन्स्टिपेशन के बजाय? इफ यस, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi guys, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine, right now pursuing DM Gastroenterology। कब्ज़ की समस्या बहुत ही कॉमन है, तो मोस्टली जिनमें ये रहती है उनमें लंबे टाइम से रहती है, कई सालों से रहती है। तो ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी और सलाद से ठीक हो जाती है, उसके बाद भी नहीं होती तो मेडिसिन लेनी पड़ती है। बट अगर कोई भी रिसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन हो, मतलब अभी अभी में ही कब्ज़ की समस्या स्टार्ट हुई है, जो कई वीक्स या कई मंथ से है, कुछ सप्ताह या कुछ महीनों से है, तो ये एक अंडरलाइंग बीमारी का एक लक्षण हो सकता है कि आपके अंदर ही अंदर कोई बीमारी चल रही है, उसका एक लक्षण हो सकता है। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड की ऐसी बीमारी जिसमें थायराइड ग्रंथि कम काम करती है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलता है, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, तो इसलिए कब्ज़ की समस्या होती है। तो इसलिए अगर आपकी एज यंग है या फिर एडल्टहुड है या फिर ओल्ड एज है, क्योंकि थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म किसी भी उम्र में हो सकता है, इवन 15, 16, 17 साल के बच्चों में भी हो सकता है, मिडिल एज पर्सन, ओल्ड एज पर्सनस में भी हो सकता है। तो किसी भी एज वाले पर्सनस में अगर रिसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर दूसरी बीमारी जो ऐसा कर सकती है वो है पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म एक दिमाग की बीमारी है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। उसमें दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका धीरे धीरे लॉस होता है, और ये जनरली जो है 55 से 65 उम्र के जो पर्सनस होते हैं, 55 टू 65 ईयर्स ओल्ड जो पर्सनस होते हैं उनमें मिलता है। तो कई बार पार्किंसन डिजीज़ का जो स्टार्टिंग का जो लक्षण होता है, अर्ली जो सिम्टम होता है, वो कॉन्स्टिपेशन ही होता है। सो अगर आप में कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई और ऑब्वियस कारण नहीं है और कई टाइम से ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह रही है, तो पार्किंसन डिजीज़ भी उसका एक कारण हो सकता है। इसके साथ में हालांकि आपको और भी सिम्टम्स आपको मिलेंगे पार्किंसन डिजीज़ के, हाइपोथायरॉयडिज्म है तो थायराइड के भी कुछ और लक्षण भी मिलेंगे। तो फर्दर वो टेस्ट से थायराइड की जो बीमारी है वो कंफर्म हो जाएगी, और पार्किंसन डिजीज है तो कुछ और लक्षण भी साथ में मिलेंगे, जैसे कि और जैसे काम करने की स्पीड है वो स्लो हो जाना, धीरे धीरे चलना, हर काम को धीरे धीरे करना, इसको ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं। जैसे ऐसे ही रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, तो एक हाथ है, या फिर हो सकता है कि लेट स्टेज में दोनों हाथ, बट स्टार्टिंग की स्टेज में एक हाथ में ही जो फिंगर है और या जो हाथ है उसमें इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, जिसको रेस्टिंग ट्रेमर कहते हैं। और कोई भी मूवमेंट हाथ से स्टार्ट करते हैं तो ये ट्रेमर डिक्रीज़ हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो बॉडी जो लिम्स हैं, वो जॉइंट के मसल्स है वो रिजिड हो जाती है, रिजिडिटी आ जाती है। इसके अलावा आपका फेशियल एक्सप्रेशन लो हो जाता है, मूड उनका हमेशा एक जैसा ही लगता है, ऐसा लगता है कि फेस मास्क जैसा हो गया है। तो ये और भी कई लक्षण हो सकते हैं। तो अब जैसे ही आप न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन को प्रॉपर दिखाते हैं तो इन सिम्टम्स और वो आपके एग्जामिन करके आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के पार्किंसन डिजीज सस्पेक्ट करते हैं, और रिजिडिटी का एग्जामिन करने पर ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। इसके अलावा जो एक कारण मेडिकल अंडरलाइंग डिजीज़ एक कारण हो सकता है जो रिसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन का, वो है बड़ी आंतों का कैंसर। ये जनरली वैसे तो ओल्ड एज की बीमारी है, बट आजकल ये इवन 30 ईयर्स के पेशेंट्स में भी, इवन 30-40 ईयर्स के पेशेंट्स में भी ये मिल रहा है। तो इसलिए रिसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन हो और अगर साथ में आपको अगर वेट लॉस मिल रहा है या कभी कभार थोड़ा ब्लड आ रहा है साथ में, तो ये एक कोलोन कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। तो इसीलिए कुल मिला के पॉइंट यही है कि रिसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन है पिछले कुछ वीक्स या पिछले कुछ महीनों से, और कोई ऐसा ऑब्वियस आपने कोई ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं है, खाने में आपने कुछ चेंज नहीं किया, कोई ऐसी दवाई गोली भी आपने स्टार्ट नहीं की जो ये कॉन्स्टिपेशन करवा सके, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको एग्जामिन करवाना चाहिए आपको पूरा, ताकि वो एवेल्यूएट करें। और रिसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन का कहीं ये थायराइड डिसऑर्डर या पार्किंसन डिजीज या कहीं कोई आंत का कैंसर या फिर कहीं
आंत में कोई रुकावट स्ट्रक्चर के फॉर्म में या ऑब्स्ट्रक्शन के फॉर्म में तो नहीं है, ये चीज़ें रूल आउट हो सके। ये अगर नहीं है तो फिर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो कुल मिला के मेरे इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं लक्षण से, मतलब स्टार्टिंग का जो एक लक्षण जो हो सकता है, जो आपको छोटा लग सकता है बट हो सकता है कि वो एक अंडरलाइंग एक बड़ी बीमारी का चल रहा हो, तो आप टाइम पे डॉक्टर के पास जा पाएँ और ताकि आपकी बीमारी जो है वो इनिशियल स्टेज पे जल्द ही शुरुआती अवस्था में ही पकड़ में आ सके, ताकि उसका प्रॉपर और जल्दी ट्रीटमेंट हो सके बिना कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आए जो कि लेट स्टेज में डायग्नोज होने पर हो सकते हैं। और यही मेरा एम है, बीमारी को शुरुआती अवस्था में ही पकड़ा जा सके, और वो संभव तभी होगा जब आपको कुछ अवेयरनेस होगी ऐसी चीज़ों के बारे में, और तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और तब बीमारी वो शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ सकती है। इसीलिए कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप पूरा ऐसे ही क्यों नहीं बनाते कि भाई थायराइड डिसऑर्डर के बारे में पूरा वीडियो। अब भाई ऐसा है कि थायराइड की बीमारी का जब पता चल जाएगा तब तो वो डॉक्टर ही आपको ट्रीट कर ही देंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अपने नॉलेज के लिए भले ही पढ़ें, बट मेरा मेन एम है कि आपकी बीमारी शुरुआती अवस्था में ही पकड़ में आ जाए, आप टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाएं बिना फालतू का टाइम वेस्ट किए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ऐसी चीज़ों के लिए अवेयर हो। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।